गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे गौण बाजार का कार्य। ठीक है, तरलता देखें तो जामीनगिरियों की क्रय विक्रय के लिए अंश बाजार में सतत बाजार क्या करता रहता है, प्रदान करता रहता है। जामीनगिरियों की क्रय विक्रय, विनियोगकर्ताओं की जब इच्छा तब जामीनगिरियों को क्रय कर सकते हैं और विक्रय कर सकते हैं। अंश बाजार में तैयार बाजार की पूर्ति करता है, इसीलिए यह संभव होता है। जामीनगिरियों को तरलता का गुण देना अंश बाजार का महत्वपूर्ण का कार्य है। दूसरा देखें तो जामीनगिरियों का मूल्यांकन। जामीनगिरियों की मांग और पूर्ति के आधार पर जामीनगिरियों का मूल्यांकन क्या है, संभव होता है। विनियोगकर्ता अपनी जामीनगिरियों का मूल्य जान सकते हैं। सरकार और लेनदारों के लिए जामीनगिरियों का मूल्यांकन कैसा होता है, उपयोगी हो सकता है। और अन्य तत्व जैसे कि कंपनी बराबर द्वारा घोषित किया जाता डिविडेंड, जो डिविडेंड घोषित किया जाता वो द्रव्य बाजार के प्रभावित करने के तत्व भी जामीनगिरियों के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण है। तीसरा है बचतों का पूंजी में रूपांतर। तो समाज के जिन व्यक्तियों के पास बचतें हैं और जामीनगिरियों में विनियोग करना चाहते हैं, वे जामीनगिरियों को सरलता से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। उनकी बचतों का पूंजी में क्या कर सकते, रूपांतर होता है। चौथा है पूंजी सर्जन में मध्यस्थता। अंश बाजार स्वयं किसी एक पूंजी का सर्जन नहीं करता, परंतु जामीनगिरियों में क्रय विक्रय के लिए मंच की पूर्ति करता है। पूंजी सर्जन में वह मध्यस्थी के रूप में भूमिका निभाता है। पांचवा है सौदे में सुरक्षा। अंश बाजार में सौदे नियमानुसार होते हैं। अंश बाजार में काम करने वाले दलाल सेबी के नियंत्रण में और उनकी भूमि निभाते हैं। इससे सौदे सुरक्षित तरीके से होते हैं और जो सौदा जो होता है वो शेयर बाजार के नीति नियमानुसार होने से अंश बाजार में जो निवेशकों को सौदे में सुरक्षा भी प्रदान करता है। छठा है पूंजी बाजार का विकास। अंश बाजार के कारण प्रजा की बचतों को औद्योगिक प्रवाह की तरह मोड़ा जा सकता है। कंपनी स्वरूप के उद्योगों को दीर्घकालीन पूंजी मिल जाती है, बराबर। उद्योगों में क्या है, लंबे समय की पूंजी मिल जाती है। जनता की बचतों को कंपनी की जामीनगिरियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे पूंजी बाजार के विकास के साथ साथ देश का आर्थिक विकास भी संभव होता है। सातवां है प्रवृत्ति करने की सुविधा। तो अंश बाजार अपने सदस्यों के उनको प्रवृत्ति करने की सुविधा क्या करता है, प्रदान करता है, जिससे अंश बाजार के सदस्य निवेशक और हित की सुरक्षा कर सकता है। आठवां है सट्टे के लिए आवश्यक सुविधा। स्वस्थ सट्टा अंश बाजार को जीवित रखता है। सट्टे के सौदे बराबर जो सट्टे में सौदे होते हैं के लिए कानूनी ढांचे में रहकर अंश बाजार आवश्यक सुविधा की पूर्ति भी करता है। नौवां है जानकारी देने वाला। अनेक पक्षकारों को उपयोगी हो सके इस प्रकार की जामीनगिरी अंश बाजार प्रदान करता है। जैसे कि उदाहरण दिया है कि उदाहरण के तौर पर जामीनगिरियों के मूल्यांकन में होते परिवर्तन। जामीनगिरियों के पता है ना, मूल्य कभी बढ़ता है कभी कम होता है। जामीनगिरियों के क्रय विक्रय के प्रवाह आदि की जानकारी निवेशकों के कंपनी, सरकारों और तथा सेबियों के लिए उपयोग हो सकती है। ये सारी जानकारी सरकार को आर्थिक नीति, वित्तीय नीति बनाने में उपयोगी हो जाती है। इसके अलावा यह कंपनी तथा राष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति तथा विकास का सूचक है। देश की आर्थिक परिस्थिति दिखाने वाला आईना है। इसीलिए शेयर बाजार को देश की आर्थिक स्थिति का दर्शाने वाला थर्मामीटर बनाते हैं। अंडरलाइन कर देना, ठीक है, थर्मामीटर वाला। 10वां है जामीनगिरियों का पंजीकरण। कंपनी यदि उसकी जामीनगिरियों के सौदे अंश बाजार में हो ऐसा चाहती हो तो कंपनी उसकी जामीनगिरियों का पंजीकरण अंश बाजार में ही करवाती है। निवेशकों को पंजीकरण को हुई जामीनगिरियों में अधिक विश्वास होता है। निवेशकों का मार्गदर्शन, तो पंजीकृत कंपनियों की जानकारी अंश बाजार एकत्रित कर सार्वजनिक करता है। इस जानकारी के आधार पर निवेशक निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी जामीनगिरियों में से निवेश वापस लेने जैसा है और कौन से कंपनी जामीनगिरियों में निवेश करने जैसा है। अब हम देखेंगे डिमेंट क्या होता है। डिमेंट खाता, तो भूतकालीन की कंपनी अंशधारकों को भौतिक सुविधा में ही अंश देती थी। यह अंश कागज के रूप में था, बराबर, जिन्हें
क्या है, भौतिक अंश कैसा होता था, कागज में लिखकर, जिन्हें सामान्य भाषा में शेयर सर्टिफिकेट कहते थे, बराबर। अंश की अदला बदली के लिए हस्ताक्षर, जैसे मैंने आप लोगों को बीचा तो पहले मैं साइन करूं फिर आप लोग साइन करें, इस तरह से फॉर्म भरना पड़ता था। और साथ साथ भौतिक अंश कंपनी को शेयर कंपनी को भेजने पड़ते थे। यह विधि कैसी लंबी और कष्टप्रद थी, लेकिन भौतिक सुविधाओं के अंश तकलीफों को दूर करने के लिए जामीनगिरियाँ जैसे कि अंश, डिबेंचर, ब्रांड, सरकारी जामीनगिरियाँ, यूनिट वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अब क्या है कि ऑनलाइन बराबर शुरू हो गया है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप। डिपॉजिटरी संस्थाएं इन भौतिक स्वरूप को जामीनगिरी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में क्या करती हैं, बनाए रखती हैं। डिमैटेरियलाइजेशन अर्थात भौतिक स्वरूप, इसे भौतिक स्वरूप की जामीनगिरियाँ का कंप्यूटर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा में रूपांतर, इस डिमैटेरियलाइजेशन को संक्षिप्त में बराबर डिमेंट के रूप में जाना जाता है। डिपॉजिटरी कानून 1996 के अनुसार विनियोगकर्ता को भौतिक स्वरूप में अर्थात डिमैटेरियलाइजेशन के स्वरूप में जामीनगिरियों में रखने का विकल्प प्राप्त हुआ। इस तरह से विनियोगकर्ता को डिपॉजिटरी की सेवा प्राप्त करनी हो तो उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के पास डिमेंट खाता क्या करना पड़ता, खुलवाना पड़ता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट या एजेंट के द्वारा डिमेंट की सेवा देती है। विनियोगकर्ता को डिमेंट खाता खुलवाने के बाद के लिए क्या करना पड़ता, प्रार्थना पत्र फॉर्म भर कर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट को देना पड़ता। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखें तो भारत की कंपनी के अनुसार बराबर पंजीकृत जो है कंपनी उसकी भारत की जो कंपनी के डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है। डिपॉजिटरी कानून अंगत 1996 में लागू किया गया था। डिपॉजिटरी को अपना काम प्रारंभ करने के लिए किसको, सेबी का, याद रखना डिपॉजिटरी का काम करवाने सेबी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता। डिपॉजिटरी के कार्य नियंत्रण डिपॉजिटरी का कानून और सेबी द्वारा ही होता है। समग्र डिपॉजिटरी की प्रक्रिया में डिमेंट खाता और डिमैटेरियलाइजेशन केंद्र स्थान पर है। डिपॉजिटरी का प्राथमिक कार्य भौतिक स्वरूप की जामीनगिरियों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तन करना और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त जामीनगिरियों के जो सौदे से संबंधित सेवा प्रदान करना। भारत में वर्तमान में 2 डिपॉजिटरी, एक है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस, याद रखना दोनों। उपरयुक्त दोनों डिपॉजिट विनियोगकर्ता ग्राहकों को उनके प्रतिनिधि या एजेंसियां जैसे मध्यस्थियों द्वारा सेवा प्रदान करती है, जिन्हें डिपॉजिट पार्टिसिपेट कहते हैं। बैंक, वित्तीय संस्थाएं, शेयर दलाल डिपॉजिट पार्टिसिपेट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। पहला जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड है उसके बारे में देखेंगे। NSDL की कंपनी कानून के अनुसार स्थापित सार्वजनिक यह कंपनी है। इसमें सेबी का पंजीकृत 1996 में हुआ था। NSDL की स्थापना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और विविध वित्तीय जो संस्थाएं होती हैं के सहयोग से की गई। NSDL की स्थापना कंपनी के अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी के रूप में होने से इसका संचालन संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। NSDL अपने कार्य द्वारा नियुक्त डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट द्वारा कराती है। फीस की वसूली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट से करती है, न कि विनियोगकर्ता ग्राहकों से। विनियोगकर्ता को फीस के रूप में NSDL को प्रत्यक्ष रूप में कोई खर्च नहीं चुकाना होता। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट ग्राहक विनियोगकर्ता के से फीस के रूप के निर्मित रकम वसूल करता है। वह संस्था डिमैटेरियलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक विधि से सौदे का भुगतान, अधिकारांश और बोनस अंश ग्राहक के खाते में जमा करवाना, ग्राहक का खाता बंद करवाना आदि की सेवा और क्या करते हैं, लाइन प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो क्या है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की स्थापना मुंबई के वो हुई थी, कहाँ
बराबर सार्वजनिक कंपनी सेबी के अनुसार। ये मुंबई के अंश बाजार में और बैंकों के सहयोग से 1999 में की गई थी। CDSL का उद्देश्य विनियोगकर्ता को सुविधा सेवाएं क्या करना है, सुरक्षित रूप से प्रदान करना होता है। उसके साथ पंजीकृत पार्टिसिपेट की जो सूची समय समय पर उसकी जो वेबसाइट प्रकाशित करती है। CDSL समग्र भारत में ऑनलाइन डिपॉजिटरी सेवा प्रदान कर समग्र देश में CDSL और NSDL के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक जुड़े होने से विनियोगकर्ता को अपने घर पर ही डिपॉजिटरी की सभी सेवाएं प्रदान होती है। ठीक है ना। NSDL और CDSL केंद्रित प्रथा प्रत्येक व्यवहार पर नजर रखती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिपॉजिटरी की सेवाएं।